यूनिट 6 के दूसरे चैप्टर पे आते हैं, पाकिस्तान ट्रेडिंग पार्टनर्स। ठीक है, वो कौन सी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और वो कौन सा सामान उनके साथ पाकिस्तान खरीदता है या फरोख्त करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है तो कौन सा सामान ज्यादातर किस कंट्री को करता है, और इंपोर्ट करता है तो कौन सी कंट्री से ज्यादातर कौन सा सामान इंपोर्ट करता है, ये वाली बात करेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते अपना शेयर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा। डेवलपिंग कंट्री इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहा क्योंकि बाकी आसपास अगर और ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है ना, तो वो दुनिया की इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा बेहतर माल प्रोवाइड कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान दो चार चीजों में फंसा हुआ ज्यादातर एक्सपोर्ट करने के अंदर, जिसमें टेक्सटाइल सरे फहरिस्त है, तो उसी में फंसा हुआ है बहुत ज्यादा ग्रो। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते करके पाकिस्तान भी सेक्टर्स में ग्रो हो रहा है, लेकिन इतनी तेज नहीं हो रहा। पाकिस्तान के आसपास वाले ममालिक पाकिस्तान को सरपास करके चले गए, आगे निकल गए। इसके अलावा ट्रेडिंग ब्लॉक्स वगैरह क्या होते हैं, जब बहुत सारी कंट्रीज मिलकर ग्रुप्स बना लेते हैं तो उससे ट्रेडिंग में क्या बेनिफिट होता है, ये सब कुछ पढ़ने लगेंगे इसमें भी। सो बिफोर वी स्टार्ट, पहले आप ये जानें कि ट्रेडिंग जब होती है ना तो मामला क्या बनता है। मिसाल के तौर पे ये एक कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरी कंट्री ये है, मिसाल के तौर पे इसको कर दिया कह दो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरबिया। अच्छा जी, अब पाकिस्तान मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट करता है कुछ माल, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। उसका प्रोसेस ये होता है, इफ आई जस्ट फॉर एग्जांपल ड्रॉ अ शिप, ये शिप है, पार गई और यहां दूसरे सऊदी अरब के पोर्ट के ऊपर डॉक हो गई। सऊदी अरब के लिए क्या चीज है, यह है इंपोर्ट। सऊदी अरब के लिए क्या है, इंपोर्ट्स है ये। पाकिस्तान के लिए है एक्सपोर्ट्स। ठीक है, पाकिस्तान के लिए ये कोई चीज बरामद हुई, बरामद मतलब निकल गई, बरामद मतलब एक्सपोर्ट, निकल जाना। दर आमद, दर मतलब घर या गेट, आमद मतलब आना। कोई चीज दर आमद होती है मतलब इंपोर्ट, आपके घर आती है, आपके पास आती है। ओके, तो दरामदात मतलब इंपोर्ट्स और बरामदात मतलब एक्सपोर्ट्स। तो पाकिस्तान ने बरामद कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया माल। पाकिस्तान के पास से माल जा रहा है और पाकिस्तान को डॉलर मिलेगा इसके बदले, तो पाकिस्तान खुश है। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, इसके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगाती, एक्सपोर्ट्स पे लगाती है तो बहुत कम लगाती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है बस कि पाकिस्तान के अंदर माल शॉर्ट ना हो जाए। इतना मत भेज देना कि पाकिस्तान में ही शॉर्ट हो जाए, पता चला पाकिस्तान को बाद में इंपोर्ट कराना पड़ा तो वो तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। इतनी चीनी मत एक्सपोर्ट कर देना कि पाकिस्तान की अपनी खपत पूरी ना हो। पहले पाकिस्तान का यूज हो गया पूरा, सरप्लस में चीनी मौजूद है, तो वो एक्सपोर्ट की जाएगी। ओके, और गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई बहुत ही लिमिटेड सा या तो टैक्स लगाएगी या नहीं लगाएगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम लगती है। लेकिन अगर माल इंपोर्ट हो रहा है तो पाकिस्तान के पास से इंपोर्ट के केस के अंदर डॉलर जाएगा, और पाकिस्तान चाहेगा इस चीज को डिस्करेज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ जरूरियात की चीजें ही इंपोर्ट हो। तो पाकिस्तान जो गैर जरूरी आइटम्स है, लग्जरी आइटम्स वगैरह टाइप की चीजें, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत लगा देगा, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगा देगा। जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह के ऊपर बहुत इंपोर्ट ड्यूटीज लगी हुई है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अब बाहर से मोबाइल मंगवा नहीं रहे क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है उनको सिम यूज करने मोबाइल में। तो ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटीज क्यों लगाएगा, ताकि लोग कम से कम खरीदारी करें गैर जरूरी अशिया पे। और इंपोर्ट ड्यूटी ये नहीं कि एक सेट कर दी कि कुछ भी इंपोर्ट करो 20% ड्यूटी पे करनी, ऐसा नहीं होता। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स पे अलग अलग ड्यूटी लगती है। जैसे मोबाइल फोन है उस पर अलग परसेंटेज है इंपोर्ट ड्यूटी की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर अलग परसेंटेज है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नीड है पाकिस्तान की, एसेंशियल गुड्स है, तो उस पर ज्यादा ड्यूटी नहीं लगा सकते, उस पर कम ड्यूटी रखते हैं। लेकिन अगर कोई लग्जरी कार या मोबाइल फोन या कोई ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में मयसर हैं लेकिन फिर भी बाहर से मंगवा दो, तो उस पर ड्यूटीज बहुत ज्यादा चार्ज करेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट। जैसे कि साइकिल्स, अब साइकिल्स आप बाहर से मंगवाओगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि पाकिस्तान में साइकिल्स की मैन्युफैक्चर मौजूद है। ठीक है, अब वो क्वालिटी नहीं अवेलेबल, कोई बात नहीं, आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करें, मुल्क के अंदर की चीज खरीदा। अगर बाहर से मंगवाएंगे तो यू हैव टू बी वेरी रिच, फिर आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाली वो चीज, तो आप उसके लिए बेयर करें फिर। बहरहाल, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हिसाब किताब आप समझे कि अभी ये जो इंपोर्ट हुआ है माल, दरामद हुआ है हमारे मुल्क में,
वो कस्टम्स से क्लियर नहीं हुआ। कस्टम से क्लियर ना होने का मतलब ये कि अभी ये शिप में ही रहेगा या शिप से उतर के किसी वेयरहाउस में चला जाएगा, ठीक है। और उस वेयरहाउस से क्लियर कराना है। आपने अगर ये माल मंगवाया ना कंटेनर्स आपके आए, तो अब आपने ये क्लियर कराना है। इसको जिस इदारे से क्लियर कराते हो वो इदारा कहलाता है कस्टम्स, ठीक है। आप कस्टम्स में जाके बताएंगे मेरा ये कंटेनर नंबर है, ये मेरे पास जो है ना उसकी बिल ऑफ लेडिंग वगैरह है, तो उसकी बुनियाद पर उसे क्लियर करना है। तो गवर्नमेंट कहेगी माल क्लियर करना है तो इतनी ड्यूटी भरो। आपने मोबाइल फोन्स मंगवाया या लैपटॉप का पूरा कंटेनर मंगवाया, तो आपका टोटल वैल्यू है लैपटॉप्स की जितनी भी XYZ वैल्यू है, तो उसके ऊपर लेट्स सपोज 30% ड्यूटी पे करनी है आपने, तो आप वो पे करोगे। उसके बाद वो माल आप ट्रकों में भरवा के अपने फैक्ट्री, अपने जो भी स्टोर्स वगैरह वहां तक लेके आ सकते हो। तब तक ये कस्टम में फंसा रहेगा, और जितनी देर लगाओगे क्लियर करने में उतना ये कस्टम चार्ज भी करेगा किराया आपसे। आप ये मत समझना कि माल लग दिया चलो जब पैसे आएंगे तब क्लियर कराऊंगा, उतने दिनों का जो है ना वो एक तरह से रेंट भी चार्ज करेगा आपसे कस्टम्स। कितना टाइम आपने लगा दिया, हमारे वेयरहाउस बिजी करके रख दिया आपके माल ने। अब आप कहते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर वो कस्टम क्या करेगा, जो माल अब आपको नहीं चाहिए तो वो ऑक्शन कर देगा। कोई भी खरीदार आया उस पर बिड लगाए। क्लियर हो रही बात? बहरहाल ये सिचुएशन यहां पर समझ में आ रही है क्या होता है कि माल आप इंपोर्ट कराते हो, डॉलर जा रहा होता है, तो फिर गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटीज लगाती है ताकि वो माल महंगा हो जाए। गवर्नमेंट को भी मुनाफा होता है, इनकम आती है गवर्नमेंट की, नंबर 1। नंबर 2, माल महंगा होने की वजह से आप कोशिश करते हो कम से कम इंपोर्ट कराएं और ज्यादा एक्सपोर्ट करें। लेकिन दूसरी कंट्री वो भी बेवकूफ नहीं है, वो देखेगी कि वो भी तो इंपोर्ट करा रही है, वो देखेगी कि हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर पाकिस्तान चार्ज कर रहा है ड्यूटी तो इससे हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी, तो वो पाकिस्तान के पास से माल जब आ रहा है तो वो भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देंगे फिर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे वहां पर रहने वाले लोग पाकिस्तान का माल कम डिमांड करेंगे। तो उसके बाद जो कोई दो कंट्रीज ऐसी होती है ना आपस में जिनकी ट्रेड बहुत ज्यादा होती है, तो वो कहते हैं भाई हम ऐसी लड़ाई नहीं करते, ट्रेड वॉर्स में नहीं पड़ते, बल्कि हम ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लेते हैं। कभी कभी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब कि आप हमारे मुल्क के माल आने पे ड्यूटी नहीं लगाइएगा, हम आपका मुल्क का माल जो आएगा उस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे। क्लियर है? कभी कभी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं आपस में, जिनको हम कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। बायलैटरल का मतलब आप जैसे बायलैटरल सीरीज होते हैं ना क्रिकेट की, दो टीमें आपस में खेलती हैं, तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब दो कंट्रीज आपस में एक मुआहिदा कर लें आपस में मिलके, जो दोनों के बेनिफिट्स के लिए हो, ठीक है। वो ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक वो लगा दिया कि पूरी दुनिया से हमारे पास माल आएगा ना, तो हम उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेंगे 40%, लेकिन आपके मुल्क से माल आएगा तो हम सिर्फ 25% चार्ज करेंगे। लेकिन इसके बदले आप भी पूरी दुनिया से जो ड्यूटी ले रहे हो, अगर वो 30-40% है अपने मुल्क में इंपोर्ट की, तो हमारा माल जब आपके मुल्क में आए तो इंपोर्ट ड्यूटी 20-25% से ऊपर नहीं लगाएगा, ताकि आपके मुल्क के लोगों को हमारा माल महंगा ना पड़े और वो ज्यादा मंगवाए हमसे। सही है? ये ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है। सो बहरहाल ये एक बेसिक बैकग्राउंड दे रहा हूं। तो इन ट्रेड एग्रीमेंट्स को करने के लिए बाकायदा ट्रेडिंग ब्लॉक्स भी बनते हैं पूरे, जिसके बारे में अब मैं आगे बात करूंगा। स्टार्ट करता हूं फिर। सो पाकिस्तान के ट्रेडिंग पार्टनर्स, पाकिस्तान के ट्रेडिंग ग्रुप्स यहां पर लिखे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट की बात हो रही है अभी। टेक्सटाइल हो गया, एग्रीकल्चरल, फूड, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये ऊपर भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ गलती से डाल दिया था स्पोर्ट्स में, इसको मैं मैन्युफैक्चर्ड में डाल देता हूँ। अच्छा, कौन सी कंट्रीज है जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है? एक्सपोर्ट्स के अंदर ट्रेडिंग पार्टनर होने का मतलब कौन सी कंट्री है जो हमारी खरीदार है, जो हमसे माल खरीदती है। एक्सपोर्ट के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जो आपसे माल खरीदते हैं। और इंपोर्ट के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? जिनसे आप माल खरीदते हो। आप इंपोर्ट करा रहे हो तो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स वो हुए जो आपके सप्लायर हैं, जो सप्लाई करता है आपको। और जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन हुए? आपके कस्टमर्स हुए जो आपसे माल खरीदते हैं। क्लियर है? तो आपके एक्सपोर्ट के ट्रेडिंग पार्टनर्स मतलब आपके कस्टमर्स कौन है आपके मुल्क के? कपड़े के काम को लेकर ज्यादातर कस्टमर्स जो मौजूद है वो यूएसए, यूके, जर्मनी, चाइना, यूएई, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ही लिख दूं तो यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो सिर्फ जर्मनी नहीं है ना, यूरोपियन यूनियन की और भी कंट्रीज हैं जो कि ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर और फूड, उसके खरीदार आपके मुल्क से जो फूड और एग्रीकल्चर जो वाली चीजें लेते हैं। मिडिल ईस्ट का हमने देखा था, मिडिल ईस्ट में रहते हुए बहुत सारी कंट्रीज आती है, जिसमें से एक है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब आती है, कतर आती है, ओमान आती है, आपका यूएई आता है पूरा,
ईरान, इराक, फलस्तीन, यमन, ये सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। ओके, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जैसे हमने कल लास्ट अपने लेक्चर के अंदर एक ग्रीन कलर का वो एक बॉक्स देखा था कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमसे कितना जो है ना माल परचेज करता है, तो उसमें राइस हमने देखा था बहुत ज्यादा परचेज करता है वो, तो राइस हमारा बहुत एक्सपोर्ट होता है, फूड वगैरह, तो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स खैर हमारे पास मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो हमारे फूड आइटम्स खरीदती है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज है, अफ्रीका है, इनफैक्ट यूके भी हमारे फूड आइटम्स खरीदता है, मैंगोज वगैरह खरीदता है, ऑरेंज खरीदता है, ठीक है। तो ये सारे मतलब मेजर कंट्रीज है जो हमारे माल खरीदती है। इसी तरीके से लेदर गुड्स के अंदर लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के अंदर लिखा हुआ है। अब जैसे अफगानिस्तान है, तो अगर आपके यहाँ पर सीमेंट ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, आप सस्ता बेच सकते हो, आपने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर दिया सीमेंट, ठीक है। और इसमें एक फायदा ये है कि आपके बिल्कुल करीब की कंट्रीज है ना, उनमें तो ट्रांसपोर्टेशन की वही पानी के जहाजों वाली भी नहीं लगती, डायरेक्ट ट्रकों में माल भर के भेज दिया। वरना क्या होता है, पहले ट्रकों में माल भरो, फिर पानी के जहाज पे लोड करो, फिर दूसरी समंदर पार दूसरी जगह पर वो पानी का जहाज जाके रुकेगा, डॉक होगा वहां पर माल उतरेगा, फिर दोबारा कंटेनर जो है ना ट्रकों पे जाएंगे, तो कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब आपके क्रॉस बॉर्डर होती है ना ट्रेड, वो बेहतरीन है, तो रोड के जरिए ही हो जाती है सारी। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के हवाले से एक पाई चार्ट है, पाए कहते हैं जैसे एक केक होता है ना, उसको हम पाए कहते हैं, बनाना केक है कोई, तो बनाना पाए कह दो उसको, ठीक है। तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को टोटल अगर आप एक केक समझो, एक पाए समझो, तो उसमें से 35% वाला पीस, ये वाला पीस तो यूरोप है खाली। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती है, यूरोपियन यूनियन नहीं लिखा, यूरोप लिखा है। यूरोपियन यूनियन लिखा होता तो फिर इसमें यूके नहीं लिखा होता। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान का माल खरीदती है, पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट करता है। तकरीबन 35% हमारी एक्सपोर्ट्स कहां जा रही है, यूरोप, 35%। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स जो कि अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो 27 बिलियन डॉलर्स हुई थी। 2023 में 27 बिलियन डॉलर्स की जो टोटल एक्सपोर्ट थी, उसका 35% तो खाली किसने हमसे खरीदा, यूरोपियन कंट्रीज ने। फिर एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान एक एशियन कंट्री, और भी बहुत सारी एशियन कंट्रीज हैं, तो उन्होंने 34% खरीदा पाकिस्तान का। अब जब एशियन की बात आ जाती है ना, तो एशिया में आप सबको गिन लेना, सिर्फ एशिया लिखा हुआ है। एशियन कंट्रीज के अंदर आप मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज गिन लेंगे, जिसमें बहुत सारी अरेबियन कंट्रीज आ जाती है, ईरान, इराक आ जाता है, फलस्तीन आ जाता है, क्लियर है। तो एशिया में मिडिल ईस्ट आ गया, एशिया में सेंट्रल एशिया आ गया। सेंट्रल एशिया में जो पाकिस्तान से ऊपर की कंट्रीज है, चाइना कर लो, रशिया कर लो, या रशिया चाइना के आसपास की और अजरबैजान वगैरह, ठीक है ना, वो सारी कंट्रीज हो गई। ताजिकिस्तान और जितनी भी बीच में वो कंट्रीज है। इसके अलावा साउथ एशिया कर लो, साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर जो आ गई, वो आ गई, पाकिस्तान तो खुद है साउथ एशिया में, पाकिस्तान खुद साउथ एशियन कंट्री है। पाकिस्तान अपने आप को तो एक्सपोर्ट नहीं करेगा जाहिर है, तो इसको हटाओ यहां से। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब इंडिया के साथ तो हमारा ट्रेड एम्बार्गो, ट्रेड नहीं होती हमारी। श्रीलंका, बांग्लादेश, ये हमारी साउथ एशियन कंट्रीज में आ गए, नेपाल वगैरह। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, क्लियर है। फिर एक होती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो उसमें आपकी जो है ना फिलीपींस, मालदीव्स, मलेशिया, कोरिया, ये सारी कंट्रीज जो है ना, ये इसमें आती है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। आप जब मैप भी खोलोगे तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। इस मैप को गौर करो, तो पाकिस्तान ये रहा, ठीक है, माउस दिख रहा है मेरा, पाकिस्तान ये रहा। और एशिया को अगर गौर करें आप, तो एशिया का जो रीजन है, मैं माउस घुमाऊंगा खाली, पूरा यहां से लेकर यहां तक ये एशिया है, नीचे नीचे की भी गिन लो, ठीक है ना, ये सारा एशिया है। उसमें पाकिस्तान पूरे एशिया में रहते हुए, पाकिस्तान, इंडिया, ये साउथ एशिया में आते हैं, एशिया के नीचे वाले हिस्से में।
ये वाला जो तमाम कंट्रीज हैं, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब क्या है, ये सेंट्रल एशिया में आती है। बिल्कुल नॉर्दर्न एशिया के अंदर कर दो तो रशिया हो गया, ठीक है। और इस तरफ आ जाओ अगर, तो ये कहलाता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के लिए, ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया के लिए जो सीधे हाथ वाला हिस्सा ईस्ट है, तो उसके अंदर ये अरेबियन कंट्रीज तमाम सारी मिडिल ईस्ट में आती है, जिसमें ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, फलस्तीन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, ठीक है, बहरीन, कतर, ये सब कुछ क्या है, ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये हो गई साउथ एशियन कंट्रीज। इनके ऊपर जो हो गई वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, और टॉप पे रशिया जो है वो नॉर्थ एशियन कंट्री हो गई। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया से और साउथ की तरफ आ जाओ, और थोड़ा ईस्ट की तरफ आ जाओ, तो ये जो कंट्रीज है सारी, यही कहलाती है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। ईस्ट पे रहते हुए, साउथ पे रहते हुए जो एशिया की कंट्रीज है वो है सारी, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये सब कुछ आ जाती है इसमें, वियतनाम वगैरह, कोरिया वगैरह। तो इसको समझने के बाद, ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए कि हम तो पूरे एशिया के अंदर 34, हमारे पूरा एशिया जो है हमारा, हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 34% हमारा माल कहां जाता है, एशिया में। गलती से भी इसको ये मत कह देना कि एशिया में जो टोटल माल बिकता है उसका 34% पाकिस्तान बेचता है। डोंट से दैट। पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स करता है टोटल, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में से 34% एशिया में जाता है, 35% यूरोप में जाता है, 24% अमेरिका में जाता है, 5% के करीब अफ्रीका में जाता है, जो कि बहुत कम है। अफ्रीका एक बहुत बड़ी जगह है, वहां पर एक्सपोर्ट बेस हमारा बढ़ना चाहिए। और ओशियानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाली जो है ना पूरा खत्ता, वो ओशियानिया कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 1.3% जाता है हमारा माल, ठीक है ना, जो हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स है उसका हिस्सा। बहरहाल अफ्रीका का ज्यादा होना चाहिए था इसमें। हमारी ज्यादातर एक्सपोर्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड है वो एशिया, यूरोप और अमेरिका के अंदर ही है। तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जो शेयर है वो मैंने आपको बता दिया, किस किस खित्ते में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का कितना कितना परसेंट जाता है। वही चीज अब बार ग्राफ के तौर पे लिखी हुई है। अलग अलग तरह के ग्राफ्स दिखाने का मकसद है कि आपके जो कहीं पर भी आपको डाटा दिखे ना ग्राफ्स में, तो आप उसके साथ कंफर्टेबल रहो। ग्राफ की हेडिंग पढ़ो, परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय टॉप 10 कंट्रीज ड्यूरिंग FY23। फिजिकल ईयर 2023 जब खत्म हुआ था तो पाकिस्तान का की जो एक्सपोर्ट्स है वो ज्यादातर कहां गई थी, तो 21.23, ये बिलियन डॉलर्स नहीं है, 21.23% है ये, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, परसेंटेज शेयर। गलती से भी 21.23 ये नहीं समझना 21.23 बिलियन डॉलर यूएस को चला गया। टोटल 27 बिलियन में से अगर वो यूएस को चला गया तो 10 बिलियन चाइना को कैसे गया और बाकी सब तमाम कंट्रीज को कैसे गया, ये वो नहीं है। हेडिंग पढ़ो परसेंटेज शेयर, कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स हुए उसमें जो टॉप 10 कंट्रीज है, ऊपर जो है पूरे पूरे खत्ते की बात हो रही थी, ठीक है। अब कंट्रीज की बात हो रही है कि टॉप 10 कंट्रीज कौन सी हमारी जो एक्सपोर्ट्स की परचेज करती है। यूएस हो गया, हमारी एक्सपोर्ट्स का 21% यूएस ने खरीदा, चाइना ने 10% खरीदा, यूनाइटेड किंगडम ने 6.7% खरीदा। तो हमारी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा कस्टमर कौन हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंपोर्ट्स के ऊपर, कि इंपोर्ट्स में हमारे मेन इंपोर्ट करने वाली प्रोडक्ट ग्रुप क्या है और उन ग्रुप से क्या क्या प्रोडक्ट शामिल है और कौन कौन सी कंट्रीज है जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा कहां से इंपोर्ट करते होंगे हम, चाइना। दुनिया में किसी मुल्क को भी उठा लो, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि सबसे ज्यादा वो चाइना से इंपोर्ट करता हो, ठीक है, क्योंकि दुनिया में चाइना की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है। चाइना, जापान, ये ऐसी कंट्रीज की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, पाकिस्तान इंपोर्ट करता है 74% पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो एशियन कंट्रीज से, जिसमें चाइना शामिल है, यूएई शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है। इंडोनेशिया से हमारे यहाँ बहुत किस्म की चीज आती होंगी, लेकिन एडिबल ऑयल, खाने पीने का अंदर जो तेल इस्तेमाल होता है वो काफी इंपोर्ट होता है वहां से। चाइना से तो हमारी हर किस्म की प्रोडक्ट इंपोर्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरब से क्या इंपोर्ट होता होगा, ऑयल। वेरी गुड।
पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और न्यूजीलैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले खत्ते से सिर्फ 1% है। पाकिस्तान जो टोटल इंपोर्ट करता है उसका 6.3% अफ्रीका से, 8.6% अमेरिका से और 10% यूरोप से। सही। सो इन खित्तों को मतलब पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसके, हमारे एक्सपोर्ट्स के ये बड़े कस्टमर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है तो पाकिस्तान की इंपोर्ट ज्यादातर एशियन कंट्रीज से होती है। एक तो करीब होती है एशियन कंट्रीज, तो ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ती होगी, आसपास से मिल जाता है। और मेन पाकिस्तान को इंपोर्ट्स के अंदर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑयल। बाकी पाकिस्तान खुद बना ले अपने पास चीजें, ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर वो मिनरल्स इंपॉर्टेंट होंगे जिससे कुछ बनता हो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के पास अगर आयरन और इतना नहीं निकला या आयरन और इतना प्रोसेस नहीं हो पाया कि आयरन टोटल पूरा हो जाए हमारी खपत के हिसाब से, तो फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब भी इंपोर्ट होता है, लेकिन कोशिश पाकिस्तान की होती है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करे और उसको फिनिश गुड में खुद कन्वर्ट करे, प्रोसेस करके। पहले नंबर पे पाकिस्तान जो की 2023 के हवाले, ये 2023 के फिगर्स हैं कि चाइना से सबसे 21% चाइना से इंपोर्ट किया पाकिस्तान ने। टोटल जो इंपोर्ट किया उसका 10% यूएई से इंपोर्ट किया। जितना पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट थी उसका 7.8% सऊदी अरब से इंपोर्ट किया। ठीक है, सो 2023 में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स थी $55 बिलियन की, जिसमें से 21% चाइना से इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, What influences Pakistan's trade with other countries? अच्छा एक मिनट, दुबई से पाकिस्तान की इंपोर्ट इतनी ज्यादा क्यों है? देखो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में डायरेक्टली नहीं आती कंट्रीज से, बल्कि दुबई से होते हुए आती हैं। दुबई में बिजनेसेस हैं वो सेल करते हैं, तो अक्सर ऐसी चीजें भी हो सकती है जो बनी शायद इंडिया में हो। सही है, पाकिस्तान को चाहिए तो कैसे आए? इनडायरेक्टली कोई बिजनेस दुबई में खुला हुआ हो, वो दुबई में मंगवाए और अपनी लेबलिंग करे दुबई के हिसाब से और फिर एक्सपोर्ट कर दे दुबई से, तो पाकिस्तान को इंपोर्ट कहां से भी? दुबई से। सही, ऐसा भी होता है। What influences Pakistan's trade with other countries? दूसरी कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की ट्रेड का होना, उसके पीछे मतलब दूसरी कंट्रीज बहुत सारी पाकिस्तान के ट्रेडिंग पार्टनर्स है जिनसे पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है। उनके साथ ट्रेड जो है पाकिस्तान की होती है किन वजूहात की बिना पर, और किस तरह से वो बढ़ सकती है या क्यों नहीं बढ़ रही है, ये सारी बातें शामिल है। ठीक है, तो वो किस तरह से बढ़ सकती है की बात यहां पर कर रहे हैं हम। फैक्टर्स विच प्रोमोट, मतलब बढ़ाते हैं, वो फैक्टर्स जो बढ़ाते हैं पाकिस्तान की ट्रेड विद अदर कंट्रीज। पाकिस्तान जो दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है उसको कौन से फैक्टर्स उस ट्रेड को, उस तिजारत को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाते हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन। पाकिस्तान ऐसी जगह पर मौजूद है कि वो ये समझ ले मेन रोड, 4 मेन रोड क्रॉस हो रहे होते हैं ना जहां से बीच में, पाकिस्तान एकदम चौरंगी की तरह है। ठीक है, समंदर भी मिला हुआ है, फिर उस समंदर के जरिए पाकिस्तान जो है मिडिल ईस्ट पे डायरेक्टली जा सकता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे जा सकता है डायरेक्टली। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है चाइना वगैरह के साथ, और पाकिस्तान के सीधे उल्टे हाथ में जो बॉर्डरिंग नेबर्स हैं पाकिस्तान के, वो साउथ एशियन कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट की भी कंट्रीज है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे ईरान है, तो ईरान मिडिल ईस्ट की कंट्री है। इसी तरह पाकिस्तान समंदर के जरिए अरेबियन कंट्रीज से कनेक्ट हो जाता है, वो भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है। तो मिडिल ईस्ट से जुड़ता है पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया से जुड़ता है, साउथ ईस्ट में, साउथ एशिया में तो खुद पाकिस्तान है, फिर साउथ ईस्ट एशिया से भी जुड़ता है। पाकिस्तान का समंदर वहां तक जा सकता है इजीली, क्लियर है। और फिर पाकिस्तान के पास उस लोकेशन का बुनियादी फायदा यह कि पाकिस्तान के से क्रॉस करके चाइना भी इन तमाम लोकेशंस को जुड़ सकता है। तो पाकिस्तान को क्रॉस करने के लिए पाकिस्तान के साथ कौन सा एग्रीमेंट किया चाइना ने? सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब चाइना जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी इंटरेस्ट ले रहा है, उसके साथ भी एग्रीमेंट्स में आ गया है। तो अब सीपैक की प्रोडक्शन की डेवलपमेंट थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान में बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो कोई अगर एक ऐसा मुल्क जो कितना फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो ये भी देखना चाहता है कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। अगर किसी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो बार बार नई कोई पार्टी आ जाती है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करने पड़ते हैं, तो वो मुल्क भी मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। ठीक है, जो इन्वेस्टर है आपके मुल्क के लिए, उसको ये कॉन्फिडेंस तो चाहिए ना कि बार बार आपकी पॉलिसीज चेंज ना हो जाए। और पॉलिसीज क्यों चेंज होती है? बार बार हुकूमतें चेंज हो रही होती है, तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है। और अगली हुकूमत पिछली हुकूमत की पॉलिसीज को एक्सेप्ट अगर ना कर रही हो, तो ऐसे तो जो इन्वेस्टर है जिसने पिछली हुकूमत के साथ मुआहिदा किया था, वो तो अगली हुकूमत के साथ फंस जाएगा। क्लियर हो रही? ऐसे मामला होते हैं। तो इस वजह से चाइना
अपने रिस्क को डाइवर्स कर रहा है, वो सारे अंडे एक ही डब्बे में नहीं भर रहा, वो डब्बा गिरा तो सारे टूट जाएंगे, ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं गिरा, बल्कि अपना रिस्क को डाइवर्स कर रहा है। अब वो अफगानिस्तान के साथ भी अपने जो है ना एग्रीमेंट्स क्रिएट कर रहा है कि चाइना अफगानिस्तान से जुड़ता है और अफगानिस्तान ईरान से जुड़ता है, तो कोई एक ऐसा रोड जो कि अफगानिस्तान और ईरान को थ्रू करके समंदर तक पहुंचा दे, तो ये भी ऑप्शंस देख रहा है चाइना। क्लियर? एनीवेज, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? पाकिस्तान इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ किस किस के? साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट। इनफैक्ट यहां पर यह भी लिखना चाहता साउथ एशिया के साथ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया में तो खुद है पाकिस्तान, फिर साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट, इनके क्रॉस रोड्स पे है। तो इससे क्या, पाकिस्तान जिस लोकेशन पे मौजूद है वो रीजनल ट्रेड, उस पूरे खित्ते की ट्रेड के लिए बहुत अहम है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को रूल आउट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जरिए बहुत सारी चीज गुजरनी है, तो पाकिस्तान को भी फिर ट्रेड बेनिफिट्स होते हैं इससे। ठीक है, तो कोई भी अगर अपना ट्रेडिंग ब्लॉक बना रहा है तो पाकिस्तान को उसमें हिस्से शुमार करेगा, हिस्सा बनाएगा, क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग ब्लॉक बना रहा है वो चाह रहा है कि पाइपलाइन, अगर फॉर एग्जांपल ईरान चाह रहा है कि गैस की पाइपलाइन इंडिया तक पहुंचे, इंडिया चाह रहा है कि ईरान से गैस की पाइपलाइन आए, तो पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी पाइपलाइन गुजरेगी बीच में से। क्लियर? तो इसकी वजह से, पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से पाकिस्तान के इस तरह के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, सी पैक जैसे प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि लोकेशन ऐसी है ना, समंदर साथ जुड़ा हुआ है, इतने सारे रीजन साथ जुड़े हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। फिर पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ने के, अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ने के को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के पास एडवांटेज क्या है? मिनरल रिसोर्सेज, बहुत सारी मिनरल रिसोर्सेज है। तो पाकिस्तान खुद अगर नहीं निकाल सकता तो अपनी पार्टनर कंट्रीज को कहता आप आओ हमारे साथ पार्टनरशिप करो, आप निकालो मिनरल्स, उसके बदले आप हमें लीज के पैसे दे दो, और जो मिनरल्स आप निकालोगे हम आपको हक दे देंगे, 4, 5, 10, 20 साल तक मिनरल्स निकालते रहो और आप वो लेके जा सकते हो। पाकिस्तान अपने समंदर पे हुकूक दे सकता है चाइना की शिपों को कि आके हमारे समंदर पे फिशिंग करो। भाई कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तो आपका ही है ना समंदर, समंदर के किनारे से 200 नॉटिकल माइल्स तो आपके मुल्क का हुआ ना समंदर, तो वहां तक आपके मछेरे छोटी छोटी कश्तियों में जितनी फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हो कि लार्ज स्केल पे हुकूक दे दें अगर चाइना को, तो देते हैं। बड़ी बड़ी कश्तियां आती है और वो एक दफा में इतना बड़े पैमाने पे फिशिंग करके चले आते हैं कि जो लोकल मछेरे वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे लिए क्या बचेगा। सही, लेकिन लोकल मछेरे इतनी डेप्थ में जा भी नहीं पाते फिशिंग के लिए ना, इतनी बड़ी शिप्स ही नहीं कि इतनी दूर दराज जाके फिशिंग करें, तो उनके पास समंदर के किनारे में मिल जाती है बहुत सारी उनको, और समंदर के थोड़ा 5, 6, 8, 10 किलोमीटर तक चले गए ज्यादा, लेकिन 50 किलोमीटर दूर तक तो जाके फिशिंग नहीं कर रहे होते वो। फिर उनको क्यों कंसर्न है? इसलिए क्योंकि फिश आती तो सारी वहीं से ना, समंदर की गहराइयों से ही किनारे तक आती है, तो गहराइयों में ही सारी फिश अगर निकाल लिया चाइना ने तो वो इस चीज को लेकर परेशान होता है मछेरे। ठीक है, खैर कहां से कहां निकल गई। पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं, पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज बहुत है, बहुत किस्म की चीजें प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का मौसम मौजूद है। ले देखिए किल्लत है तो वो बारिश की है, फिर वो भी साल में एक दफा इतनी हो जाती है कि अगर वो सेव हो जाए और कहीं पर पानी लीक ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, और तरीके से पानी दिया जाए स्प्रिंकल्स के जरिए और नई टेक्नोलॉजी के जरिए, तो बड़े पैमाने पे और हमारी गंदम की काश्त वगैरह हो सकती है, हमारी जो चावल की काश्त या जितनी भी फसलें उग सकती हैं, तो उससे पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि पाकिस्तान ज्यादा ट्रेड कर सकता है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। फिर पाकिस्तान के पास लेबर फोर्स बहुत है, बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, आबादी इतनी बड़ी आबादी है तो वर्कफोर्स बहुत है, और वर्कफोर्स बहुत है तो इसका मतलब काम करने वाले जब बहुत होंगे जिस मुल्क में, तो वहां पर काम ज्यादा बड़े पैमाने पे होगा, हो सकता है सरप्लस प्रोडक्शन भी हो तो एक्सपोर्ट कर सकता है फिर पाकिस्तान। तो ये भी एक ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों का होना पाकिस्तान को ये एडवांटेज देता है कि पाकिस्तान मजीद ट्रेड कर सकता है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, लेकिन ज्यादा बड़ी तादाद में होना और साथ में स्किल्ड भी होना, ये एडवांटेज है। अब प्रॉब्लम ये हमारे जो हाईली स्किल्ड है वो चले जाता है मुल्क छोड़ के, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, तो बचते सेमी स्किल्ड वाले, तो ज्यादा क्या करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेंगे, कपड़ा बनाएंगे। इसी वजह से हमारी हाई टेक इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री जो वो बूस्ट नहीं कर रही, क्योंकि दिमाग चले गए सारे। तो पाकिस्तान को एक ये डिसएडवांटेज भी है, कितनी बड़ी लेबर फोर्स तो है लेकिन उसमें से स्किल्ड वाली है वो चली जाती मुल्क छोड़ के। अच्छा, पाकिस्तान को अगर ट्रेड बढ़ानी है अपने पार्टनर्स के साथ तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें,
अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो एकदम ही फ्री ट्रेड हो जाता है, उसमें तो ये हो गया कि आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में माल भेज रहे हो, वो चार्ज ना करो, उनके मुल्क से आपके मुल्क में आ रहा है, आप चार्ज ना करो ड्यूटी। पर प्रॉब्लम ये आपके मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनका माल इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जितना अच्छा चाइना से बन के आता है। अब चाइना से आते हुए माल को अगर आपने ड्यूटी नहीं लगाई और महंगा नहीं किया तो आपके लोकल इंडस्ट्री सारी बैठ जाएंगी, क्योंकि कोई आपका खरीदेगा ही नहीं माल। तो इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ पाकिस्तान के लिए जाना अफोर्डेबल नहीं है। अगर पाकिस्तान चाइना से कहे ना कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ, चाइना कहेगा जबरदस्त कर ले। चाइना से पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है और चाइना को बहुत थोड़ा एक्सपोर्ट करता है। तो जो बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वैसे चाइना को, लेकिन जितना चाइना से एक्सपोर्ट करता है उसकी बनिस्बत बहुत कम एक्सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान के गुड्स के ऊपर ड्यूटी फ्री हो जाए चाइना के अंदर, और चाइना के गुड्स के ऊपर ड्यूटी फ्री हो जाए पाकिस्तान में, तो चाइना को ज्यादा बेनिफिट है इससे, क्योंकि चाइना ज्यादा माल बेचता है हमें, और उसके गुड्स पे अगर ड्यूटी नहीं लगेगी तो लोगों को सस्ता पड़ेगा उसका माल, तो और मंगवाएंगे। क्लियर हो रही है? सो पाकिस्तान के लिए फिर नुकसानदेह हो जाता है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि जिसमें प्रेफरेंस देते हैं आप। प्रेफरेंस मतलब तरजीह देते हैं दूसरी कंट्री को कि ठीक है, हम आपके साथ हम आपके लिए प्रेफरेंशियल टैरिफ्स लगाएंगे। प्रेफरेंशियल टैरिफ्स, टैरिफ्स मतलब वही टैक्स और ड्यूटीज जो होती हैं। मतलब क्या कि बाकी कंट्रीज के माल पे अगर हम 30, 40, 50% लगा रहे हैं, तो आपके साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है कि हम आपका माल जब भी हमारे पास आएगा तो हमसे 20% लगाएंगे, कि आपको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्लियर? तो इससे ये कि ताल्लुकात थोड़े ट्रेड के अच्छे हो जाते हैं, कि कम से कम वो कंट्री ये तो कहेगी कि ठीक है, आपने हमें बाकी कंट्रीज से तो ज्यादा अच्छी तरजीह दी, तो अब हम भी आपके माल के ऊपर कम ड्यूटी लगाएंगे, फिर वो उसके जवाब में आपको भी बेनिफिट देंगे। पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन में जीएसपी प्लस स्टेटस है। अब ये जीएसपी प्लस स्टेटस का मतलब यहां पर यह है कि पाकिस्तान के माल जब यूरोप में जाता है ना, तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के माल पे प्रेफरेंशियल टैरिफ लगाते हैं, तरजीह देने वाला, प्रेफर करने वाला, क्या आपको हम प्रेफर करते हैं कि आपका माल लें, और कम ड्यूटीज लगाते हैं वो पाकिस्तान के माल पे। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान का माल सस्ता पड़ेगा यूरोपियंस को, तो वो और खरीदेंगे हमसे माल। क्लियर है? क्योंकि जब गवर्नमेंट ड्यूटीज लगाती है तो आपने तो सस्ता दिया, गवर्नमेंट की ड्यूटी की वजह से महंगा हो गया, तो लोग शायद उस मुल्क के खरीदे ना हो। और ये इस तरह के जो स्टेटस होता है ना, जीएसपी प्लस स्टेटस वगैरह, यही बहुत बड़ी बुनियाद पे वजूहत बन जाते हैं कि पाकिस्तान अपनी बहुत सारी पॉलिसीज खुल के नहीं अपना सकता। जैसे कि अगर यहाँ पर हमारा जो कल्चरल पनिशमेंट अगर हो कि कत्ल के बदले कत्ल, लेकिन फांसी की सजा, या फिर किसी ने कोई किसी किस्म की ज्यादती कर दी, हैरेसमेंट्स बहुत खतरनाक लेवल की कर दी, उनके लिए अगर कोई ऐसी हार्श सजा देना चाह रहे हैं, शायद कत्ल की सजा देना चाह रहे थे, और पाकिस्तान दे नहीं पाता, क्योंकि ये जीएसपी एग्रीमेंट जो होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिसके अंदर आपको यूरोपियन यूनियन अगर आपको ये हक दे रही है, तो साथ में बहुत सारी बातें आपसे मनवाएगी भी, कि आप अपने मुल्क में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दोगे, मतलब फांसी नहीं दोगे, आप अपने मुल्क में जो है ना ह्यूमन राइट्स फॉलो करोगे, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स को फॉलो करोगे, दरख्त नहीं काटोगे, ये बहुत सारी चीजें जो है फिर साथ में जुड़ के आती हैं उसके। तो उन बुनियादों में पाकिस्तान को जो है ना बहुत संभल के रहना पड़ता है, वरना जीएसपी स्टेटस लूज हो गया तो क्या होगा, फिर पाकिस्तान की जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है वो वहां पर इंपोर्ट होगा माल, और वहां पर वो माल पे ड्यूटी लगेगी और बहुत महंगा हो जाएगा, ज्यादा ड्यूटी लगेगी ज्यादा महंगा हो जाएगा, और वो लोग नहीं खरीदेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स और गिर जाएंगी। क्लियर है? तो इतना इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है ये। तो बहुत सारी जो पॉलिसीज है ना, हम ऐसे नहीं अपना सकते कि हमारा दिल चाहा तो हमने ये कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। बोलना बहुत आसान है कि फला बंदे को चौक पे लटका दिया, उसने जो है ना ये गलती की थी उसकी बुनियाद पे। ये आप अगर गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट को उसके बहुत सारे जो है ना खमियाजा भुगतने पड़ेंगे, गवर्नमेंट इसलिए इस तरह की नहीं कर पाती, और फिर पब्लिक प्रेशर आता है कि आप क्यों उसको फांसी नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट जाहिर करना चाहती है कि अभी हम उस पोजीशन में नहीं, हम इतना गरीब मुल्क है कि हम नहीं ले सकते अपनी पॉलिसीज अपनी इंडिपेंडेंस के साथ। तो अगर अवाम चाहती है कि ये हो कि भाई आप डरे नहीं किसी से, भाई हम नहीं डरेंगे, दे देंगे फांसी, कल को एक्सपोर्ट्स बंद हो गई और बिजनेस सारे बंद होंगे तो आप लोग फिर रोड पे आ जाओगे। तो अगर ऐसा चाहते हो ना, तो पहले तो ये सोच लो कि अपने कदम पे खड़े होने के लिए आपको एक पूरी जनरेशन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सही है? बिल्कुल ही कम से कम कंजम्पशन वाली जिंदगी गुजारते हुए
मतलब बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, लोकली जितना खरीद लो अच्छा है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव जिंदगी गुजारते हुए ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हुए जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा गाड़ियों के ऊपर, इंपोर्ट्स कम करनी पड़ेगी, ट्रेड डेफिसिट खत्म करना होगा, ट्रेड सरप्लस पे जाना होगा, कर्जे उतारने होंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते इस काबिल हो सके कि हम अपनी बिजली खुद बना सके, डैम्स बना सके। तो गाड़ियां खरीदने से बेहतर है गवर्नमेंट को पैसे जमा करा दें अब डैम बनाने के लिए, लेकिन फिर आवाम भी कहेगी कि गवर्नमेंट भी उस तरह की आए जिसपे कॉन्फिडेंस सके। तो बहरहाल ये एक चिकन एग आर्ग्यूमेंट है कि पहले अंडा या मुर्गी, सही ना। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, मूव फॉरवर्ड। ग्रोइंग आईटी सेक्टर, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा आईटी सेक्टर ग्रो हो रहा है। आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होना चाहिए, जितनी तेजी से उतनी तेजी से नहीं ग्रो हो रहा, फिर भी ग्रो हो रहा है और होना चाहिए ग्रो। वो क्यों नहीं ग्रो हो रहा बहुत ज्यादा तेजी से? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा स्किल लेबर चली गई, इंटरनेट आए दिन बंद हो जाता है, पावर आउटेजेस रहती है यहाँ पर, तो ना स्किल्ड लेबर मौजूद है, स्किल्ड लेबर के ऊपर ही मबनी है ना पूरा आईटी सेक्टर, कोई नहीं हो ज्यादा अगर, तो कंपनीज को लोग ही नहीं मिलेंगे, कहां से हायर करें, तो कंपनी प्रोजेक्ट कैसे पकड़ेगी कोई, ठीक है। सो बहरहाल फिर भी जितना बूम हो रहा है पाकिस्तान का आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत भी, तो उससे पाकिस्तान को फायदा, हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान भी इसी से रिलेटेड नीचे आएंगे। वो कौन से फैक्टर्स है जो पाकिस्तान की ग्रोथ में रुकावट पैदा करते हैं, हिंड्रेंस पैदा करते हैं? नैरो एक्सपोर्ट बेस, नैरो का मतलब पतली, जैसे नैरो गलियां होती है ना, पतली एक्सपोर्ट बेस मतलब बहुत छोटी एक्सपोर्ट बेस है। क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट बेस ये होती है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, इतने किस्म के आप गुड्स देते, एक्सपोर्ट कर रहे होते, तो हम कहते हैं बहुत वाइड है एक्सपोर्ट बेस। लेकिन नहीं, आपकी 60% एक्सपोर्ट तो सिर्फ ए से हो रही है और बाकी 40% मिला के बी और सी, तो ये इतनी नैरो एक्सपोर्ट बेस है। तो अब कल को टेक्सटाइल का कोई और कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा आ गया, तो आप तो 60% आपकी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल है, और आपको कोई बीट कर गया टेक्सटाइल की प्रोडक्शन में, तो आप तो ऐसे बैठेंगे खतरनाक तरीके से। क्लियर है? तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई होने की जरूरत है, हर तरह के सेक्टर के अंदर पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत है, ताकि हर तरफ हर किस्म की मार्केट के अंदर ग्रो हो सके पाकिस्तान। क्लियर है? या कोई ऐसा मुल्क है जो कॉटन और तमाम कपड़े के आइटम्स खुद बनाता है, पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ज्यादातर क्या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर आईटी सर्विसेज भी दे रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी, मतलब दवाइयां बनाने की इंडस्ट्री पाकिस्तान की स्ट्रांग हो जाती है, और बहुत सारी इंडस्ट्री स्ट्रांग हो जाती है, तो वो मुल्क जिसको कपड़ा नहीं चाहिए लेकिन कुछ और चाहिए, हो सकता है दवाइयां चाहिए, तो पाकिस्तान में अगर बनती हो तो वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे इसको। तो आप बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स आपने ऐड कर सकते हो अगर आपकी एक्सपोर्ट बेस वाइड हो जाए। लेकिन अभी हमारी एक्सपोर्ट बेस बहुत नैरो है, ज्यादा किस तरफ सेंटर्ड है? टेक्सटाइल के ऊपर, राइस के ऊपर, लेदर गुड्स के ऊपर, या स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल गुड्स के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट्स है। वीक कॉम्पिटिटिवनेस, इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है पाकिस्तान। कॉम्पिटिटिव किसे कहते हैं? जो कंपटीशन के अंदर फाइट दे, जो जीतने की ताकत रखता है। पाकिस्तान वीक है उसमें। ग्लोबल कंपटीशन जो है ना इंटरनेशनल मार्केट का, उसमें पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है। एक दो सेक्टर्स में बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान, बाकी में इतना नहीं है स्ट्रांग। क्यों? आउटडेटेड मशीनरी, पुरानी मशीनरी है, ऑटोमेशन नहीं है मौजूद, एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ब्रेन ड्रेन हो गया, स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं है। ये सब तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं अंदर देखे बगैर। अच्छा, हाई एनर्जी कॉस्ट, बहुत दफा डिस्कस हो चुका है ये, ठीक है। पाकिस्तान की करेंसी इतनी वीक है कि बहुत महंगी पड़ती है एनर्जी। लो R&D इन्वेस्टमेंट, R&D क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम इन्वेस्ट करता है। एजुकेशन सेक्टर में पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो पढ़े लिखे लोग, वो लोग जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ इनोवेशन लेके आते हैं, वो नहीं होते यहाँ पर इतने। अगर होते भी तो चले जाते हैं। अगर किसी ने प्रोजेक्ट बनाया अपना, NED यूनिवर्सिटी से ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाई, जब वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो उन्होंने क्या देखा कि उनको ऑफर आ गई बाहर ममालिक से, किसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी से, चले गए। तो हमारे पाकिस्तान बेचारा वीक है, रिटेन ही नहीं कर पाता अपनी वर्कफोर्स को, और वर्कफोर्स रुकना चाहे भी तो नहीं रुकती, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस। अगर वर्कफोर्स कह दे कि
ठीक है, कम पैसों में भी रुक जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी, मेंटल पीस तो, मेंटल सिक्योरिटी तो इन सब की बुनियाद पे पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो हिंडर होती है, रुकती है, कॉम्पिटिटिव नहीं रहता। पाकिस्तान की करेंसी वीक है, वीक करेंसी होने की वजह क्या है? इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं हम, हमेशा से एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट की वजह से हमारे पास से ज्यादा डॉलर जा रहा है, तो उधार लेना पड़ रहा है, बार बार डॉलर जो उधार लेते हैं पड़ रहा है, फिर उसको पे ऑफ करने के लिए या कुछ भी करने के लिए और नोटें छाप रहे, तो आपकी करेंसी वीक होती चली आ रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रही है? इंपोर्ट्स हमारी एक्सपेंसिव हो रही है। एक्सपेंसिव इंपोर्ट्स है, तो इस इंपोर्ट्स को यूज करके जो माल बनेगा वो भी एक्सपेंसिव होगा। एक्सपेंसिव माल कौन, जब आप बेचने जाओगे बाहर दुनिया में, तो कौन खरीदेगा? हाई टैरिफ्स, पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में हाई टैरिफ्स लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगाता है। अब मसला ये है ना कि अब पाकिस्तान अगर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रहा है, किसी मुल्क का आइटम पाकिस्तान के पास आ रहा है, पाकिस्तान उस पर वो इतने डॉलर का आया, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज लगने के बाद इतने का हो गया वो, तो वो मुल्क बेवकूफ नहीं है, वो भी पाकिस्तान के माल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगा देगा। ट्रेड रिटेलिएशन, ईंट का जवाब पत्थर से, रिटेलिएट करने का मतलब रिवेंज लेना, तो ये कहलाता है रिटेलिएशन। वो रिवेंज लेगी कंट्री, किस चीज का रिवेंज? ट्रेड का रिवेंज। हमारे माल पे आपने ड्यूटी लगाया, हम भी आपके माल पे ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान जब हाई टैरिफ्स लगाता है तो पाकिस्तान के ताल्लुकात अपने ट्रेड पार्टनर से खराब हो जाते हैं। ठीक है, फिर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की वजह से हमारी जो मूवमेंट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो बहुत स्लो हो जाती है। ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं? किसी भी मुल्क के हुकूमती इदारे, किसी भी मुल्क के हुकूमती इदारे कहलाते हैं ब्यूरोक्रेसी। हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा इदारा है जिसका नाम है कस्टम्स। ठीक है, कस्टम्स क्या करता है? माल आ रहा होता है तो उसको क्लियर करता है, माल जा रहा होता है तो उसको क्लियर करता है। तो कस्टम्स के अंदर अगर इस तरह के लोग मौजूद है या इस तरह का सिस्टम है कि बहुत दिन लगा रहे प्रोसेस करने में माल को, तो माल आ तो गया लेकिन वो क्लियर होते होते एक हफ्ता लग गया उसे, एक हफ्ते बाद क्लियर हुआ वो माल, फिर वो फैक्ट्री कब पहुंचेगा वो रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल से कोई माल बनने के बाद एक्सपोर्ट पता नहीं कब होगा, और एक्सपोर्ट के अंदर भी फिर फंस गया। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट में भी अभी क्लियरेंस होने में टाइम लग रहा है, तो होते होते पता नहीं ये प्रोसेस जो माल एक महीने में बना के भेजना था वो शायद 1.5-2 महीने में बन के बिक रहा है। तो इस पूरे ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में माल लेट हो रहा है, तो आपकी कंट्री कहलाए इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट आप प्रोडक्शन में। तो दुनिया भर के जो दूसरे ममालिक हैं जो जल्दी प्रोडक्शन हो गया माल चाह रहे हैं अपने पास, तो वो इधर उधर हो जाएंगे, कहेंगे पाकिस्तान से माल बनवा के ले रहे हैं, इतना स्लो पड़ रहा है, फिर पानी के जहाज में लोड होने के बाद पता नहीं कितने दिनों में पहुंचेगा। तो इतनी दफा में तो हम साल में सिर्फ 3 या 4 दफा पाकिस्तान के साथ माल बनवा सकते हैं, जबकि अगर हम किसी दूसरे तीसरी कंट्रीज के साथ लगे जो बिल्कुल करीब है, तेज, जिनके वहां ये सारे सिस्टम्स हैं, और वो तेज दे, तो पाकिस्तान का कस्टमर कहीं और चला जाएगा। इस तरह क्लियर हो रही है बात? तो ब्यूरोक्रेसी मतलब हमारे हुकूमती इदारे और हाई टैरिफ्स, इनकी वजह से भी मामला हमारे बहुत इनएफिशिएंट हो जाते हैं। बेटा इनएफिशिएंट की वोकैबुलरी ना आप लोग समझ लें, ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वोकैबुलरीज, इनएफिशिएंट और दूसरी इनइफेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड्स। पहले तो मैं बताता हूं इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है मौसर, मौसर मतलब असर रखने वाला। एफिशिएंट का मतलब अच्छे तरीके से, यस, बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से। अब इसका यहां पर क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक कोर्स पढ़ाने लगता हूं, वो जिसका आपने एग्जाम देना है 1 साल बाद, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, इफेक्टिव तो है, पर वो कोर्स खत्म होता है 1.5 साल में, तो आपको कोई एफिशिएंट नहीं है, टाइम ज्यादा लग गया। सही है, इफेक्टिव तो है, सीखा हमने बहुत अच्छा, लेकिन फायदा क्या, एग्जाम का टाइम ही गुजर गया। एक कोर्स है बहुत जल्दी पढ़ा लेता हूं, 1 महीने में कवर करा लिया, एफिशिएंट है, पर इफेक्टिव नहीं है अगर, तो
कि पता चला सीखा ही नहीं कुछ, तब भी सही नहीं है। तो इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, मौसर भी हो और वक्त पे हो जाए, कोई चीज कम से कम रिसोर्सेज में हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान के सिस्टम्स अगर इनएफिशिएंट है कि टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे इंटरनेशनल मार्केट में इमेज ये बन रहा है कि भाई इनके साथ काम करना बड़ा इनएफिशिएंट पड़ता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में कोई कहे क्यों, इनकी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं होती, वो कहते हैं नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स इनइफेक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट्स इफेक्टिव है। फीफा के फुटबॉलर बेहतरीन बना रहे हैं, पर रिस्क ये है कि ये फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने तक पहुंचा देंगे, पता नहीं इनएफिशिएंट ना हो जाए। सही, बहरहाल वो इनएफिशिएंट नहीं है उस मामले में, पाकिस्तान उस हद तक तो इनएफिशिएंट नहीं है, वरना हमें ऑर्डर ही नहीं मिलते। लेकिन फिर भी बहुत सारे सेक्टर में इनएफिशिएंसी है हमारे, जिसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। लाइटें चली जाती है तो कल तक काम होने वाला परसों तक खत्म हुआ, फिर सबका ही परसों तक काम खत्म हुआ, तो रोडों पे जब माल लोड होके सारे एक साथ कंटेनर आए तो ट्रैफिक हो गया, तो एक दिन में पहुंचने वाला माल 2 दिन बाद पहुंचा। फिर पोर्ट के ऊपर इतना ट्रैफिक एक साथ आ गया कि वहां पर 1 हफ्ते में प्रोसेस होने वाला माल 3 हफ्ते में प्रोसेस हुआ। बीच में कोई हड़तालें आ गई, रोड ब्लॉक हो गए तो और डिले हो गए, इंटरनेट सर्विस नहीं चल रही थी तो पता नहीं और डिले किसी किस्म का। बाहर तो इन तमाम वजूहत की वजह आहिस्ते आहिस्ते करके इनएफिशिएंसी मिल मिला के पता नहीं महीनों महीनों तक की इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, तो पाकिस्तान की इनएफिशिएंसी क्यों होती है? हुकूमती हमारे इदारे इनएफिशिएंट हैं, और फिर हमारे दूसरी बात यह कि हमारी इंपोर्ट जो है उनके ऊपर जब हाई टैरिफ्स लगाते हैं तो हमारे लोग तो नहीं खरीदना चाहते, और फिर दूसरे ममालिक भी हमसे बदला ले सकते हैं। नैरो मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट, एक तो हमने बोला था एक्सपोर्ट बेस्ड नैरो है, 2-4 किस्म की चीजें एक्सपोर्ट करते हम। इसी तरीके से मार्केट नैरो है, ज्यादातर आप किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूएसए को, यूरोपियन यूनियन और चाइना को। ले दे के ज्यादा मिडिल ईस्ट को गिन लो, अफ्रीका पूरा छोड़ दिया आपने, ओशियानिया पे आपकी सिर्फ 1% है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, चले साउथ ईस्ट एशिया एशिया का पार्ट है तो होती होगी वहां भी। सो पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट के कस्टमर्स बढ़ाने, ट्रेडिंग पार्टनर्स बढ़ाने चाहिए। पॉलिटिकल चैलेंजेस भी ये पता हम क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या फैक्टर्स है जो पाकिस्तान की ग्रोथ को रोकते हैं, एक्सपोर्ट इंटरनेशनल ग्रोथ को रोकते हैं। तो पॉलिटिकल चैलेंजेस, आए दिन कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है, फिर टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं बार बार। ठीक है, इसी तरीके से रीजनल टेंशन, जो आपके आसपास पड़ोस ममालिक है उनके साथ टेंशन, इंडिया के साथ तो टेंशन है ही जब से पाकिस्तान बना है, फिर अफगानिस्तान के साथ भी आए दिन कोई ना कोई टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। अफगान और पाकिस्तान के बॉर्डर इश्यूज अभी चल रहे हैं जैसे, सही है। तो वो सारे टेंशन की बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर इतनी अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी हो जाती है कि इन्वेस्टर जो है ना, वो इन्वेस्ट जो करना चाह रहे हैं वो बेचारा इन्वेस्ट भी नहीं कर पाता खुल के कि यार ये पता नहीं मैं एक्सपोर्ट के लिए माल पे पैसा तो लगा दूं, टाइम पे पहुंचे ना, रिकवर ना हो, डूब ना जाए। तो ये भी एक रुकावट पैदा करता है। इसलिए बहुत सारे लोग जो बिजनेस कर सकते हैं वो इधर उधर भी मूव हो जाते हैं इस बुनियाद पे कि रोज रोज के मसले हैं। तो फिर जो बिजनेस यहाँ काम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, जो बिजनेस यहाँ काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके लगे बंदे पुराने कस्टमर्स मौजूद है, नंबर 1, उनकी साइकिल बनी हुई है पूरी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहां पर लेबर इतनी चीप है, इतना सस्ता पड़ता है लेबर कि ये तमाम दुखों के बाद भी वो काम कर लेते हैं। खास तौर पे टेक्सटाइल का तो कर ही लेते हैं कि इतने दुखों के बाद भी टेक्सटाइल का काम तो यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है, फार्मिंग का काम तो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो वो लेकिन हाई टेक वगैरह ये वाले काम, उसके लिए बहुत सारी चीजें सीधी करनी पड़ेंगी पहले आपको, फिर जाके बंदे ही नहीं रुकेंगे जब तक आप सिक्योर नहीं करोगे मुल्क को, और जब बंदे नहीं रुकेंगे तो ब्रेन ड्रेन के बाद आप कौन सा हाई टेक कर सकते हो। पुअर लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब माल की आमदोरफ्त होती है ना, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जो पूरा तमाम मराहिल हैं वो सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कहलाते हैं। तो हमारे लॉजिस्टिक्स के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वो पुअर है, मतलब हमारे पोर्ट्स ज्यादा नहीं है तादाद में, फिर उन पोर्ट्स पे रश बहुत हो जाता है। हमारे रोड्स जो है वो टूटे फूटे, स्लो कर देते हैं ट्रैफिक की स्पीड को। ठीक है, हमारे रेलवेज इनएफिशिएंट है, रेलवे के जरिए बहुत ज्यादा कार्गो ट्रांजिट हो सकता है। कोई चीज लाहौर में बननी है, पाकिस्तान तक, कराची तक आनी है, लाहौर से रेलवे के जरिए बहुत स्पीड में आ सकती है। लेकिन रेलवे, हमारे पास रेलवे की पटरियां जो बिछाई हुई ना अंग्रेज ने, उसके बाद से उसमें कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। और उस रेलवे में भी जो हमारे पैसेंजर ट्रेवल है वो ज्यादा है, कार्गो रेलवे तो बहुत कम है। टोटल हमारा कार्गो रेलवे अगर मुल्क का जितना है ना, उसका 5% भी हमारा जो है ना
वो ट्रेन से नहीं होता, ज्यादातर हमारा कार्गो रेलवे कार्गो जो है ना रोड से आता है, ट्रकों में भर भर के। कार्गो मतलब माल ट्रकों के जरिए आ रहा है ना ज्यादातर, तो जाहिर है फिर वो 95% आपका रोडों पे ट्रैफिक, वो माल जो है रोडों से गुजर रहा है, तो रेलवे से ना गुजरने की वजह से स्लो, वरना रेलवे की पटरियां तो स्पीड में ले जाती है माल को इधर से उधर फौरन। पर क्या करें, वो रेलवे की पटरियां इतनी एफिशिएंट नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एफिशिएंट नहीं है, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एक तो ज्यादा लग रही है रोडों से ट्रैवल करने में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि डिलेज भी आ रहे हैं। तो ये सारी वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग है दूसरी कंट्रीज के साथ वो हिंडरिंग, मतलब वो रुक रही है, उसमें रुकावट पैदा हो रही है। Why is it difficult for Pakistan to increase its trade share? पाकिस्तान के लिए ट्रेड के अंदर इजाफा करना डिफिकल्ट क्यों है? ये तमाम बातें पीछे हो चुकी हैं, उन्हीं बातों को यहां पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के लिए अपनी ट्रेड को बढ़ाना क्यों मुश्किल है, ये अब आप खुद पढ़ लेंगे। फाइनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड को और कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर असरअंदाज करते हैं? एक तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स, मुल्क मिलके अगर ग्रुपिंग कर लेते हैं ना तो उनके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाती है। ठीक है, बहुत किस्म के ग्रुप्स हैं, जैसे 2-3 नाम यहां पर लिखे हुए हैं, यहां जो नाम लिखे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन एक ट्रेडिंग ग्रुप है, पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन में कहां से आ गया? ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज का एक ब्लॉक बना हुआ है यूरोपियन यूनियन। नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका नहीं सॉरी, यूएसए और मैक्सिको के दरमियान है ये नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। इसी तरीके से ट्रेडिंग ब्लॉक सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन कंट्रीज है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये साउथ एशियन कंट्रीज है। इन्होंने एक एसोसिएशन बना दी रीजनल कोऑपरेशन के लिए। रीजनल कोऑपरेशन मतलब मिलके, पूरे खित्ता मिलके जो है ना कोऑपरेट करे, पर उसके अंदर कोऑपरेशन है नहीं खास, बिलखुसूस पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो नहीं है, हमारे पॉलिटिकल टेंशन है, तो हमारा ये सार्क जो है वो बेचारा वीक है। इसी तरीके से एससीओ, पाकिस्तान एससीओ का भी मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इतनी सारी जो ट्रेडिंग, ये ब्लॉक्स है, ये सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं। इन ट्रेडिंग ब्लॉक्स का क्या फायदा होता है? इनकी जो मेंबर कंट्रीज होती है ना, वो एक दूसरी कंट्रीज को के साथ इजी ट्रेड एग्रीमेंट्स रखती है कि हम आपके ऊपर इंपोर्ट नहीं लगाएंगे, आप हम पे इंपोर्ट नहीं लगाएंगे। अगर हमारे पास माल शॉर्ट होगा तो आपको हम पहले देंगे, बाकी दुनिया को हम बाद में देंगे। ये सारे जो है ना, आपको हम सस्ते रेट्स पे देंगे। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट्स ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग ब्लॉक्स के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, आप अच्छा मतलब अच्छे मेंबर बनते हो ट्रेडिंग ब्लॉक के अंदर, और तो उन ट्रेडिंग ब्लॉक्स में रहने की वजह से आपकी ट्रेड में इजाफा हो सकता है। और बायलैटरल होता है, आप भी खरीदोगे और बेचोगे भी, तो दोनों मुल्क मिलकर तरक्की करेंगे। फिर ट्रेडिंग ब्लॉक से मिलता जुलता ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मतलब ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री के लफ्ज को साइड पे आप कर देना, फिर भी ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो जब आप बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हो तो इससे क्या होता है कि आप दोनों ममालिक फायदा उठाते हैं। जैसे चाइना और पाकिस्तान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है कि ये जो पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि वहां से माल जो है उसके ऊपर पाकिस्तान को ड्यूटी स्टोरी चार्ज करेगा। इतना बड़ा पूरा सी पैक का मुआहिदा है चाइना के साथ, करेगा भी तो आई डोंट नो, उसकी टेक्निकल डेप्थ नहीं पता, लेकिन वो आम दुनिया के साथ जो करता है वैसा नहीं होगा मामला। क्लियर है? चाइना पाकिस्तान का आपस में जिस तरह एग्रीमेंट है, इसी तरीके से इस तरह के एग्रीमेंट जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस में लाओ, जो पीछे हमने डिस्कस कर लिया, कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, पिछली वाली है। तो इससे पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा सकता है, पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को डाइवर्सिफाई करके बढ़ा सकता है। वो जो नैरो एक्सपोर्ट वो बेचती है उसको बड़ा करे, सिर्फ टेक्सटाइल और गंदम चावल इसके ऊपर अपनी बुनियाद ना रखे, बल्कि आईटी सेक्टर को बूस्ट करे, अपने मशीनरी सेक्टर को बूस्ट करे, सर्विस सेक्टर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कहीं आप इंजीनियर्स को इंपोर्ट कर रहे हो सिर्फ कुछ बनाने के लिए, आपके पास भी तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बड़े इंजीनियर्स होते हैं जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर सकते होते हैं, तो वो जाते हैं किसी कंट्री में ब्रिज बनाते, किसी कंट्री में डैम बनाते, पर कम ऑन, खुद अपनी कंट्री में बनाने के लिए भी नहीं मौजूद। वाई? बिकॉज पीपल आर फ्लाइंग अवे। ठीक है,
बहरहाल अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करोगे और सारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ऐड करोगे तो आप फिर तरक्की करोगे इंटरनेशनल ट्रेड में। आपका एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं? करेंसी को। आपकी जो करेंसी है, आपका ये लोकल करेंसी, आपका जो एक्सचेंज रेट है उसको स्ट्रांग रखना है। स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेड डेफिसिट कम करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी करेंसी स्टेबल होगी। क्योंकि स्टेबल नहीं होगी तो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड को नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि मैं सोच रहा हूं, आज प्लान कर रहा हूं कि मैं माल बनाता हूं, ठीक है, वो माल बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक खास किस्म का मिनरल है या एक खास किस्म का वुड है जो मुझे इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, उससे कुछ खास किस्म का फर्नीचर बनेगा मेरा और मैं मुल्क में बेचूंगा, ठीक है, ये सोच रहा हूं मैं। अब वो वुड मैंने सोचा कि तकरीबन $100 का वो 1 टन वुड मिलेगा, 1 टन, 1000 kg मिलेगा $100 का, ठीक है। और मैंने हिसाब लगाया कि $200 का $1 है, तो $100 जो है वो 20,000 का हुआ। तो 20,000 रुपए के 1 टन लकड़ी मिलेगी मुझे, और मुझे चाहिए 1000 टन, तो 20 मिलियन रुपीस की आएगी वो, मतलब 2 करोड़ की लकड़ी आएगी। ये सोच के बैठ गया मैं। अब हुआ क्या? इस कैलकुलेशन के ऊपर मैं बैठ गया। हुआ ये कि जो एक्सचेंज रेट है वो $200 का $1 की जगह $300 का $1 हो गया। $300 का $1 मल्टीप्लाइड बाय $100, तब कितने का पड़ गई? 30,000 रुपए की 1 टन लकड़ी पड़ी, तो 1000 टन कितने की पड़ी? 3 करोड़ की, 30 मिलियन की, पूरे 1 करोड़ का इजाफा। तो मैं जो सेलिंग प्राइस सोच के बैठा हुआ था कि इतने का फर्नीचर बना के बेचूंगा तो जबरदस्त हो जाएगा, वो तो सब हिल गया मामला। क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि करेंसी इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशन कर रही है। अगली दफा मैं कॉन्फिडेंस कर ही नहीं सकता कि दोबारा पैसा लगाऊं। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होने के लिए जरूरी है कि आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल हो। स्टेबल होगा तो फिर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को जो है वो रिस्क कम होंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। फिर आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी तो आपका मुल्क जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में तरक्की करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप करें, रोड वोड पोर्ट वगैरह सब अच्छे बना लें, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले, सब्सिडीज मिले, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का मतलब बेनिफिट्स, गवर्नमेंट ऐसे बेनिफिट्स दे कि आपको सब्सिडीज दे, गवर्नमेंट ग्रांट्स दे, तो इसके बदले, या ऐसे प्लेस मुहैया करें कि जहां पर लाइट ना जाती हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना वगैरह वगैरह, तो फिर जाके आप जो है इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा स्टैंड कर सकते हो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए आपके पास ज्यादा। अगर आपके मुल्क में पैसे की किल्लत है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को की तरफ से अगर इन्वेस्टमेंट आती है आपके पास तो फिर आप कुछ कर सकते हो। अगर ऊपर की तमाम बातों का जवाब यह है ना कि पैसा नहीं है, तो फिर नीचे एक पॉइंट पे आ गए ना कि पैसा फिर लेके आओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाओ। पहले भी तो लाए हो, चाइना से लेके आए हो, अमेरिका से लेके आए हो, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज से मिली आपको इन्वेस्टमेंट्स, सऊदी अरब से बहुत इन्वेस्टमेंट होती है आपको, तो आती है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो और लेके आओ। वो आ नहीं रही और इन्वेस्टमेंट, क्यों? उनका कॉन्फिडेंस हम पे खत्म हो गया। यस, तो कॉन्फिडेंस खत्म क्यों हो रहा है? उन रीजंस की तरफ जाओ, इसका मतलब है। सही। सो दिस यूनिट, ट्रेड का यूनिट भी हमारा खत्म होता है।